नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद गंभीर मामले के ऊपर कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ, आप लोगों में बहुत सारे मित्रों को लग रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी, जिसके कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में केवल 1 सीट है, लोकसभा में जिसकी एक भी सीट नहीं है, वो आखिर भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, और उसके चाणक्य अमित शाह की नींद आखिर बहन मायावती जी कैसी उड़ा सकती हैं? क्या ये संभव है? अगले कुछ मिनटों में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है, और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या बहुजन समाज पार्टी जो अभी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, उन चुनौतियों से सामने लड़ते हुए फिर से अपने आप को स्थापित कर सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मित्रों, अभी हाल ही के संसद के शीतकालीन सत्र के दरमियान में संविधान के ऊपर बड़े व्यापक उसमें डिबेट हो रहे थे, और राज्यसभा में डिबेट का उत्तर देते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए जिन शब्दावली का प्रयोग किया, उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। चूँकि 11 सेकंड की वो पंक्तियां हैं उनकी, वो गृह मंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष या बाकी अन्य लोगों के ऊपर या विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला करते, वो एक राजनीतिक मामला होता। लेकिन जब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि अंबेडकर ये आजकल फैशन बन चुका है, तो ये एक बड़े वर्ग को उनको काफ़ी चुभा है ये बात जो है। और यही कारण है कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडिया अलायंस के तमाम दूसरे घटक दल हों, उन सबों ने काफ़ी इसके ऊपर कड़ा विरोध उसी समय से दर्ज कराना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, वो टिप्पणी थी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती जी की। और मायावती जी ने कहा कि अमित शाह जी को अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लगातार ट्वीट लिखकर इसकी डिमांड कर रही थी, क्योंकि जो वो पूरा बयान है मित्रों, वो बयान ये है कि कैसे फैशन बना दिया गया अंबेडकर शब्द को। अगर उतना बार कोई भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग के रास्ते खुल जाते। जबकि भारत का जो वंचित तबका है, लगभग केवल अंबेडकर जो है वो दलितों के मसीहा नहीं है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग के मसीहा हैं, वो अनुसूचित जनजाति के मसीहा हैं, वो महिलाओं के मसीहा हैं। अगर हम लोग टोटल आबादी को देखें तो 90% जो भारत की वंचित तबका है वो उन सबों का प्रतिनिधित्व करते हैं भीमराव अंबेडकर साहब। ऐसे स्थिति में अमित शाह जी ने ना तो कोई जो है कि उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। ऐसे स्थिति में 24 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रव्यापी स्तर पर किया गया। और उत्तर भारत में मित्रों हम लोग जानते हैं कि इस समय भयानक सर्द की स्थिति है। और अगर लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में तो इंद्रदेव कल सुबह से ही जो है कि वर्षा करा रहे थे, और इस कारण से वहां ठंड और भी ज़्यादा परेशान करने वाली ठंड थी। लेकिन उन ठंड के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल जो है कि हजरतगंज में प्रदर्शन कर रहे थे। ना केवल हजरतगंज में, दिल्ली में भी, प्रदेश के अन्य स्थानों से भी जो है वो फुटेजेस आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे। मैं उन फुटेजेस में नहीं जा रहा। काफ़ी शानदार धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया। अब है कि ये धरना प्रदर्शन आप लोग तो कहेंगे कि कांग्रेस भी कर रही थी, दूसरी पार्टियां भी कर रही थी, बहन मायावती जी ने कर दिया, तो ऐसा कौन सा जो है कि हंगामा मच गया? जी हाँ मित्रों, हंगामा मच गया है। और भारतीय जनता पार्टी, और मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य गृह मंत्री की नींदें उड़ गई हैं, तो ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा मित्रों कि मान्यवर कांसीराम ने 1984 से वो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दलित चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे थे, चाहे वो DS4 के माध्यम से, वामसेव के माध्यम से, या बहुजन समाज पार्टी का गठन करके उसके माध्यम से, उन्होंने दलित चेतना के लिए अंबेडकरवादी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। और वैसे स्थिति में अगर बहन मायावती जी ने भी, जिनके ऊपर ये बहुत बार बार लगता रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जब वो भी कहती हैं कि नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से ठेस पहुंची, और हमारा समाज, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारा समाज आपको लंबे समय तक इस पूरे घटनाक्रम को याद रखेगा। और उनके कार्यकर्ताओं ने कल जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, जो एनर्जी थी वो काफ़ी देखने योग्य थी। आप लोग ये भी सवाल करेंगे कि इसके पहले भी जो है कि 21 अगस्त को भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आए थे। बिल्कुल आए थे। याद हो मित्रों, जब कोटा विद इन कोटा का मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पे दूसरी पार्टियां काफ़ी नपीतुली स्तर पे बयान दे रहे थे। लेकिन बहन मायावती उस समय भी पहली नेता थी, विपक्ष की बड़ी नेता, जिन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया
कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा दलित अधिकारों का हनन करने का प्रयास करे, और इसे बहुजन समाज पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और उसमें भी उनका धरना प्रदर्शन काफ़ी बड़ा आयोजित हुआ था। इस समय स्थिति क्या है कि जब विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है और मायावती जी उन आरोपों के ऊपर जब मुहर लगाती हैं, तो पूरा का पूरा जो दलित वंचित तबका है या फिर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, वो सभी लोग मान रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी गड़बड़ी हुई है, और ये काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक संवेदनशील मामला बन गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के अतिरिक्त क्या बहुजन समाज पार्टी के वर्कर्स ने जो कल जो दिखाया है अपनी एनर्जी, बहुजन समाज पार्टी उस एनर्जी का प्रयोग आगे इसको कैसे कंटिन्यू रखेगी? और जो सबसे बड़ा सवाल है मित्रों कि बहुजन समाज पार्टी का विस्तार यहाँ से आगे कैसे होगा उत्तर प्रदेश में? 2027 के विधानसभा चुनाव के केवल अब 2 वर्ष बचे हैं। क्या उसमें बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए दिखेगी, या फिर उत्तर प्रदेश के राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाए हुए दिखेगी? अभी हालिया आप लोग ये भी चीज़ कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए विधानसभा के उपचुनाव हुए और वहाँ पे भी जो है कि प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। हाल फिलहाल में अगर हम लोग देखें तो बहुजन समाज पार्टी के रणनीतियों में कई गड़बड़ी हैं, और उसमें से एक बड़ी गड़बड़ी मैं कहूँगा कि जिस तरह से आकाश आनंद को लॉन्च किया गया था, दिसंबर में उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, जनवरी में भी उसकी घोषणा की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीतापुर में उन्होंने जो शानदार भाषण दिया था आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हमले किए थे, मैं था वहाँ पे मैदान में मौजूद, जनता के साथ सीधे कनेक्ट कर रहे थे वो। लेकिन उसके बाद 7 मई को उन्हें बहन मायावती जी ने जो है कि कोऑर्डिनेटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया उन्हें। हालांकि 24 जून को फिर से उन्हें फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आते हैं और उसके 20 दिन बाद फिर से जो है कि उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। तो एक तो आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भी अगर हम लोग देखें कि क्या उनको फ्री हैंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चूँकि कल भी आकाश आनंद ने जो बयान दिए हैं बड़ा बेहद महत्वपूर्ण बयान है अमित शाह जी के बयान को लेकर, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा था। आकाश आनंद देखिए, बहन मायावती जी ने क्या मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह जी माफ़ी मांगे। आकाश आनंद ने क्या मांग किया है कि इस पूरे जो उन्होंने लोक राज्यसभा में जो भाषण दिया है गृह मंत्री जी ने, उस भाषण के ऊपर राष्ट्रपति महोदया महामहिम वो एक्शन लें, क्योंकि उनका ये मानना है कि महामहिम भी अगर आदिवासी महिला हैं, वो भी कहीं न कहीं वंचित तबके से आती हैं, वैसे स्थिति में अंबेडकर का अपमान राष्ट्रपति महोदया भी क्यों से, और राष्ट्रपति महोदय अपने स्तर पे एक्शन ले। यानी अब तक जब जवाबदेही और जिम्मेदारी केवल और केवल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की तय की जा रही थी, आकाश आनंद ने उसका स्वरूप और बड़ा करके उसे सीधे सीधे उसे पहुंचा दिया है, महामहिम के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। तो मित्रों, ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आकाश आनंद को बिल्कुल खुलकर जिम्मेवारियां सौंपी जाए। दूसरी चीज़ यह है कि बहन मायावती जी को अगर अपने पार्टी को फिर से सुगठित करना है, चूँकि उनके लिए चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं। पिछले 12 वर्षों में यह पार्टी जो है कि लगातार वोट शेयर गिरते अब इनका वोट शेयर 9.3% के आसपास केवल लोकसभा चुनाव में रह गया है। तो ये स्थितियां, यानी वो सिंगल डिजिट में उनका वोट शेयर आ चुका है। ऐसे स्थिति में उन्हें सोचना पड़ेगा कि गठबंधन राजनीति के ऊपर बहन मायावती जी क्या सोचती हैं, क्योंकि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अकेले गई और केवल एक विधानसभा सीट जीत सकी। बहन मायावती जी 2024 में लोकसभा चुनाव में भी अकेले गई और उनका एक भी सांसद, एक भी व्यक्ति लोकसभा में जीत नहीं सका, यानी लोकसभा में 0 पे हो गई बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम लोग देखें, गठबंधन राजनीति से इन्हें काफ़ी लाभ हुआ है। 2014 में भी समाजवादी पार्टी को 5 लोकसभा सीटें आई थी। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो समाजवादी पार्टी तो 5 की 5 ही सीट पर रह गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 10 लोकसभा सीट जीत ली, यानी 2019 में। और आज वो जब गठबंधन नहीं करते हैं, 0 सीटों पे हैं। ऐसे स्थिति में उनके लिए ये भी आवश्यक है कि वो गठबंधन के राजनीति के लिए सोचें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उनको करना पड़ेगा वो है, उनके ऊपर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होने के आरोप लग रहे हैं। देखिए, इस समय केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उन्हें और हमलावर होने की ज़रूरत है। और चौथा और आखिरी महत्वपूर्ण सुझाव ये है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि मायावती जी ने कई अच्छे कार्यक्रम बनाए थे, जो बीच बीच में लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले उनकी घोषणाएं हम लोग देख रहे थे कि जो पुराने DS4 के लीडर्स थे या वामसेफ के जो लोग थे, बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने नेता थे, जो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टियों को जो है कि वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं,
वैसे लोगों को फिर से पार्टी में वापस लाया जाए और पार्टी के थिंक टैंक को और मजबूत किया जाए, जिस कारण से पार्टी कभी कोई अकेले कोई पार्टी काम नहीं कर पाती, वो ग्रुप में उसके लीडर्स, उसकी टीम अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे टीम के साथ जाए। और अगर इन कमियों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी शानदार ढंग से काम करती है तो बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद मित्रों।